हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला हैलिबर्टन जॉर्जटाउन का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी वुमन और वेलिंगटन वुमन के बीच में। तो ये टूर्नामेंट का नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स रख सकता है, लेकिन ये न्यूजीलैंड वुमेन का जो वनडे टूर्नामेंट हो रहा है डोमेस्टिक का, वही टूर्नामेंट है। इसका नाम बस ये है। तो ये मैच होने जा रहा है मेन पावर ओवल रैंगियोरा में, जो कि कैंटरबरी वुमन का घर है। ठीक है, हालांकि इन इन मैचेस में उतना ज़्यादा वैरी करता नहीं है कहाँ पे मैच हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आप पिछले सीज़न से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या फिर अगर आप कम से कम वुमेन सुपर स्मैश के मैचेस भी खेले होंगे, आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है परफॉर्मर्स में। जो गिने चुने परफॉर्मर होते हैं उनमें से ही आता है। एक विकेट कोई ले रही हैं या कुछ कैचेस कोई पकड़ रही हैं, तो वही आपके लिए डिफरेंशिएशन हो जाती है और वही आपके लिए कुछ अलग रहती है। बाकी सब कुछ सेम ही रहता है यहाँ पे, तो उसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दोनों टीमों के बारे में मैं थोड़ा आपको आइडिया दे दूँ। कैंटरबरी वुमेन पिछले सीजन की चैंपियन है और मेन वुमेन दोनों तरफ से ही कैंटरबरी वुमेन ने बहुत डोमिनेट करा था पिछले सीजन में न्यूजीलैंड डोमेस्टिक सर्किट में। इस सीजन में भी इनकी टीम जो है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। एक आध चेंजेस हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट इनको नहीं पड़ना चाहिए। वेलिंगटन वुमेन की बात करें तो ये कुछ हद तक आप इनको कंपेयर कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन मेन सर्किट में जो न्यू साउथ वेल्स की टीम होती है ना, उनसे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि इनके टीम में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं और इसीलिए T20 जो टूर्नामेंट होता है सुपर स्मैश का, जब वो वापस आते हैं तो ये अनबीटेबल टीम नज़र आती है। ठीक है, सोफी डिवाइन, एमिलिया कर्ड, ली जेस कर्ड, बैटी ग्रीन, इतने सारे बहुत सारे इनके टीम में नाम होते हैं। इसके अलावा भी कोई और प्लेयर रहे होंगे जो अभी शायद नहीं खेलते हैं। तो इसीलिए इनका टीम जो होता है हमेशा ही बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं। जब मतलब अगर जब वो प्लेयर अवेलेबल नहीं होते इंटरनेशनल प्लेयर वाले, तो उनका रोल बहुत ज़्यादा होता है टीम में। लेकिन जब वो इंटरनेशनल पे वापस आ जाते हैं, उनको ढंग से ना ही बैटिंग मिलती है ना ही बॉलिंग मिलती है। तो इतना ज़्यादा प्लेयर्स इनके टीम में होता है, स्टार प्लेयर्स मैं अगर बताऊं तो। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि वो बड़े प्लेयर्स हैं तो उनको बड़े टूर्नामेंट्स में खेलने भी जाना पड़ता है, इंटरनेशनल हो या फिर ये BBL वगैरह जो हो रहा है वहाँ पे। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम इन मैचेस के लिए कम से कम जो वनडे मैचेस होते हैं वहाँ पे ये अवेलेबल होती नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो गिने चुने डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके साथ उनको खेलना पड़ता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रिजल्ट्स ला नहीं पाते हैं जिस तरह के रिजल्ट से की उम्मीद रहती है इनके फुल टीम से। ठीक है, पिछले सीजन में भी यही चीज़ हुआ था। पहले के सारे मैचेस वेलिंगटन वुमेन हारी थी लगातार। मतलब मेरे ख्याल से 10 मैचेस हुए थे, उसमें से 6-7 मैचेस वो लगातार हारे थे। आखिर के 2-3 मैचेस के लिए अवेलेबल थी उनकी जो मेन स्टार प्लेयर्स हैं, जैसे कि बैटी ग्रीन, जैसे कि सोफी डिवाइन, एमिलिया कर्ड, जेस कर्ड, ये सारे अवेलेबल थे। और इनके आने के बाद वो एक भी मैच ना सिर्फ हारे नहीं थे बल्कि डोमिनेटिंगली जीते थे। और 3 मैच पहले तक जो टीम बिल्कुल नेट रन रेट की नीचे चल रही थी, पॉइंट टेबल के नीचे, आखिर के 3 मैच जीतकर वो 1-2 पायदान ऊपर आए थे। ज़्यादा कुछ उससे हो नहीं वाला था टूर्नामेंट के टेबल के हिसाब से, लेकिन एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस उन्होंने करके रखा था। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कल के मैच में ना कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अवेलेबल होने वाले हैं वेलिंगटन वुमेन की टीम में। ठीक है, तो ये रैंकिंग वगैरह आप जो देख रहे हैं ये शायद आपके लिए उतना मैटर नहीं भी करें। अभी वो प्लेयर कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या रोल रहने वाला है उसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। सही है, चलो। वेदर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कोई बताने वाली बात नहीं है। वेलिंगटन मैंने आपको बताया कि 6ठे स्थान पर वो थे, लेकिन आखिरी 2-3 मैच जीत के 5वें स्थान पर वो आए थे। आखिरी 5 मैचों में 2-2 की बराबरी चल रही है और ये फिक्सचर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी नजर आएगा। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे पोजीशंस हैं जहाँ पर आप चाहेंगे कि आपके पास वो प्लेयर हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीज़न की वजह से आप उनको ले नहीं पाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ आगे कैसे। इस ग्राउंड में बात करी जाए तो 2020-21 मतलब लास्ट सीजन में 2 मैचेस हुए थे, जो दोनों ही मैच ओटागो के अगेंस्ट में खेला था कैंटरबरी की टीम ने, और दोनों ही मैच में जीत हासिल करे थे उन्होंने। लेकिन उसके पहले वाले सीजनों में, मतलब सेकेंड लास्ट सीजन में कोई मैच यहाँ पे नहीं हुआ है। ये कुछ परफॉर्मर हैं, आप देख सकते हैं फ्रांसिस मैकी और एमी सैथरवेट। 5 मैच में ही इन्होंने 350+ स्कोर बना के रखे थे। इसके अलावा भी कोई और रहे होंगे, लेकिन कैंटरबरी का जो स्ट्रेंथ रहा था ना, वो रहा था उनकी बॉलिंग पे। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े परफॉर्मर्स यहाँ पर हैं। सारा एस्मसन इनकी तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर रही है इस टूर्नामेंट में। इसके अलावा भी मैकी तो है ही, गैबी सलीवन, जेसिंटा सैवेज और एमी सैथरवेट सिर्फ 4 मैच खेल के ही इनका 9 और 11 विकेट्स। तो आप देख सकते हैं बॉलिंग इनका बहुत स्ट्रांग रहा है, बैटिंग उतना नहीं। लेकिन दूसरी से वेलिंगटन की बात करें तो कुछ हद तक, मैं कहूँगा कुछ ही हद तक
मैकफैडियन एकमात्र प्लेयर रही थी पिछले सीजन में, मतलब जिन्होंने ओवरऑल पूरा टूर्नामेंट खेला था और बैटिंग से थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाया था। इसके अलावा कोई भी बैटिंग से नहीं आई थी और रेगुलरली रूटीन के साथ वेलिंगटन वुमेन मतलब आखिरी 2-3 मैच के पहले तक इनका 10 विकेट गिरता था। तो इनके मैचेस होने का मतलब यही हो रहा था कि आपके ओपोनेंट की तरफ, इनके ओपोनेंट में जो भी टीम खेलती है उनकी आपको मिनिमम 3 या 4 बॉलर्स लेकर चलने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी आके इनके अगर से विकेट ले जा सकता था। बॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी, ज़ारा जेटली, मानेका सिंह कुछ हद तक उन्होंने परफॉर्म करा था, लेकिन आप देख सकते हैं कहाँ पे इनकी एवरेज आप नोटिस करिए, इनका जो वर्स्ट एवरेज है 21 वो भी इनके बेस्ट एवरेज की मतलब काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पर भी बैटिंग से ही वही हालत था, लेकिन अभी कुछ प्लेयर्स की वापसी हो रही है और देखना पड़ेगा कि इनके आने के बाद क्या क्या चेंजेस होती हैं वेलिंगटन वुमेन के फॉर्चून में। आखिरी 5 मैच तो नहीं है, आखिरी कुछ सीजनों में मैं ज़्यादा पुराना नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ज़्यादा पुराना देखने का फ़ायदा है नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स चेंज हो जाते हैं इनके, मतलब मेन जो प्लेयर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए आखिरी 4 मैचेस को हम कंसीडर करेंगे। इनमें से बीच में एक नो रिजल्ट भी रहा था जो आपने ऊपर भी देखा होगा। तो आखिरी 4 में से हम समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक प्लेयर की बात कर रहा हूँ कि वो प्लेयर अभी अवेलेबल है और उनके रहने और ना रहने से क्या क्या डिफरेंस है वो आपको दिखाऊंगा। तो नोटिस करो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये मैच हुआ था वेलिंगटन में, ग्राउंड का उतना वेरिएशन होता नहीं है इस फॉर्मेट में, ये मैंने पहले ही आपको बताया है, लेकिन फिर भी देख लो वेलिंगटन का मैच है तो वेलिंगटन का घर था यहाँ पे। 235 उन्होंने बनाया था, जहाँ पर आपको बर्न्स और न्यूटन के कुछ स्कोर्स हैं, बाकी उस तरह से करंट स्कोर में बताने के लिए कोई नहीं है। बॉलिंग पे मिसी बैंक्स और जेसिंटा सैवेज आपको दिख रही हैं। कैंटरबरी सिर्फ 23 ओवर पर बैटिंग कर पाए और 63 ओवर पर निपट गए। लीड करा डियाना डाउटी, एमिलिया कर्ट, जेस्कर। डियाना डाउटी शायद बहुत लोगों को पता नहीं हो, डियाना डाउटी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं और इस फॉर्मेट में जायंट हुआ करती थी 1.5-2 सीजन पहले तक भी, लेकिन किसी अननोन रीज़न की वजह से, मुझे नहीं पता, स्पेशली सुपर स्मैश में इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन किसी अननोन रीज़न की वजह से इनको रेगुलरली मौका ही नहीं मिलता था। रेगुलरली टीम इनको स्क्वाड में रखती थी, लेकिन इनके जगह पर किसी यंग प्लेयर्स को वो खिलाते थे और उनको ढंग से यूज़ भी नहीं करते थे, लेकिन डाउटी को वो नहीं खिलाते थे। नहीं तो बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड्स वो होल्ड करती हैं। अगर आप इनके 1.5-2 साल पुराने मैचेस देखेंगे, रिसेंट 1.5-2 साल में इनको उस तरह से टीम ने इस्तेमाल नहीं करा है, ठीक है। उसके बाद ये अगला मैच था, ये था 18-19 सीजन का मैच और ये 19-20 सीजन का मेरे ख्याल से पहला मैच था, ये भी वेलिंगटन में हुआ था। अच्छा, नोटिस कर सकते हैं आप कि एमिलिया कर्ट ने यहाँ पर धागा खोल के रखा हुआ था और इन्होंने और डाउटी ने मिलकर लीड करा था बॉलिंग से, जिसके बदौलत 63 ओवर वो निपट गए थे, ठीक है। अगला मैच देखो वेलिंगटन और कैंटरबरी के बीच में हुआ था। ली कैस्पेरेक एक और मेजर परफॉर्मर जो पिछले सीजन में पहले हाफ में बहुत मैचेस तक अवेलेबल नहीं थी। मानेका सिंह के कुछ स्कोर यहाँ पर हैं, एस्मसन यहाँ पर बॉलिंग से लीड कर रही है, बाकी ये कुछ बॉलर्स से। कैंटरबरी की बैटिंग यहाँ पर भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मैक्के और नेट कॉक्स ने यहाँ परफॉर्म करा। कैस्पेरेक ने बॉलिंग से भी यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी और जिसका और डाउटी का परफॉर्मेंस यहाँ पर भी था। कैंटरबरी वुमेन हालांकि यहाँ पर जीतने में सक्षम रहे थे। अगला मैच जो हुआ था क्राइस्ट चर्च में, ये भी कैंटरबरी वुमेन का ही घर होता है और एंगियोरा भी होता है, तो ये मेन ग्राउंड होता है जहाँ पर मोस्ट मैचेस खेलते हैं। यहाँ पर भी इनकी बैटिंग देखिए अच्छी नहीं रही, लीड कर रहा हालांकि चैंडलर ने, जो भी करंट स्क्वाड में मेरे ख्याल से अवेलेबल है, मोलोनी और ये कुछ बॉलर्स जिन्होंने परफॉर्म करा। वेलिंगटन ने काफ़ी इजीली चेस कर लिया कैटलिन किंग और थैमसन न्यूटन का परफॉर्मेंस है, गाबी सलीवन मैक्के का परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है। एक चीज़ जो कॉमन हो रहा है ना, अच्छा ये जो यहाँ तक जो सीज़न आप देख रहे हैं, मतलब 19-20 सीज़न तक, यहाँ से भी आपको समझ में आएगा नहीं कि वेलिंगटन वुमेन की टीम किस हालत में थी पिछले सीज़न में, ठीक है। आप देख रहे हैं काफ़ी कंपटीशन हो रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पीछे ही चल रही है कैंटरबरी वुमेन की टीम, लेकिन काफ़ी कंपटीशन हो रहा है और वेलिंगटन वुमेन यहाँ पर डोमिनेट भी कर रही है, ये सब चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। अब ये देखिए कि लास्ट सीजन में क्या हुआ था। लास्ट सीजन में एक ही मैच हुआ था, क्राइस्टचर्च में जो मैच हुआ था, कैंटरबरी ने करा पहले बैटिंग, 275 उन्होंने बना दिया। टॉप 5 में से 3 या 4 में से 3 बैट्समैनों ने यहाँ पर बड़े स्कोर बनाए, ठीक है। कॉक्स मैक्के फिर से नाम आ रहा है और सैदरवेट का भी यहाँ पर नाम आ गया था। ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने विकेट निकाला, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं। और बैटिंग आप नोटिस करो, जो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि पिछले सीजन में बैटिंग बहुत खराब हालत में चल रहा था उनकी तरफ से, मेन परफॉर्मर्स अवेलेबल नहीं थे, तो मिनिमम 3-4 बॉलर्स हमको लेके चलने पड़ते थे और वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ। केट सेल्स, फ्रांसिस मैक्के और एमी सैदरवेट ने यहाँ पर लीड भी करा। केटलिन किंग, थैमसन न्यूटन, वापस से इनका नाम आ रहा है बैटिंग से, बार बार इनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आ रहा है बैटिंग से, जो हम नोटिस कर पा रहे हैं। बाकी बैंक्स और एस्मसन ने यहाँ पर एक करके विकेट निकाला हुआ था, ठीक है। तो ये जो लास्ट मैच है, यही है करंट जो सिस्टम है वेलिंगटन वुमेन का, इस सिस्टम के साथ वो खेली थी। 2-3 मेजर इंक्लूशंस हुए हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके अलावा मोटा मोटा जो टीम है ना, अभी भी यही सेम टीम है। इसके पहले जो सीजन के मैचेस आपने देखे थे, वहाँ पे कभी कैस्पेरेक खेल रही है, कभी एमिलिया कर्ट खेल रही है, कभी कोई और खेल रहा है, लेकिन अभी का जो टीम है, अगर हम 2-3 प्लेयर्स को हटा दें
तो मेजरली वही टीम है जो पिछले एडिशन में उनकी तरफ से थे। अभी ये 2-3 प्लेयर्स जो हैं इनकी तरफ से आ रहे हैं, जिनमें से एमिलिया कर का तो नाम मैंने आपको बता ही दिया, लेई कैस्पेरिक भी अवेलेबल हैं, इसके अलावा मैडी ग्रीन अवेलेबल हैं, डेना डाउटी को भी स्क्वाड में रखा गया है, होपफुली खेलेंगी वो भी। तो इनका रोल बहुत, जेस कर ये भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अभी ब्रिंग कर रही है, तो इनका रोल अभी काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, और ये 3-4 प्लेयर्स जो हैं ये बहुत मेजर रोल भी आपको प्ले करते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम आगे बातें करेंगे। अभी देखिए ज़्यादा यहाँ पर कुछ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम हेड टू हेड की बातों को कंसीडर नहीं कर सकते। रीज़न आप समझ सकते हैं, क्योंकि टीम्स में बदलाव हुए हैं, लेकिन जितना देखने लायक था आप देख सकते हैं। जो भी टीम जीती है डोमिनेटिंगली जीती है, आप कह सकते हैं, यही एक मैच को छोड़ के जहाँ पर थोड़ा बहुत कंपटीशन हुआ था। बाकी जो भी टीम यहाँ पर जीते हैं काफ़ी डोमिनेटिंगली जीते हैं। वेलिंगटन यहाँ पर जब जीता उन्होंने 172 रन से जीता, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने 8 विकेट से जीत हासिल करा था, और लास्ट मैच में भी हम देख रहे हैं कि 139 रन से टीम ने जीत हासिल करा था। कुछ परफॉर्मेंस हमने देखे हैं, जिनमें से केटलिन किंग, थैमसन न्यूटन, मैक्के, सैथरवेट, ये तो पुराने नाम है ही, ये कुछ रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, ये ऑलरेडी आपकी टीम में है ही। और कैस्पेरिक, एमिलिया कर, ये कुछ प्लेयर्स हैं, जिनमें से डाउटी भी पुराने प्लेयर्स में से हैं, जिनका भी हमने कुछ परफॉर्मेंस देख के रखा हुआ है। अच्छा, ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताने के लिए नहीं है। हेड टू हेड में ग्राउंड में सिर्फ 2 ही मैच हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ रिसेंट समय में, वहाँ पे भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे ग्राउंड का कुछ ज़्यादा फायदा होता भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ओटागो के अगर 2 मैच खेला था लगातार दूसरे दिन 2 दिन पे, तो 2 परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले थे। एस्मसन, सुलिवन पहले बॉलिंग करते हुए इन्होंने कुछ विकेट्स निकाले थे, बाकी सैवेज, मैक बैंक्स, और बैटिंग से भी सैवेज और एलिमेश कॉस्टरिन का कोई परफॉर्मेंस था। मैक के यहाँ पर बैटिंग नहीं करने आई थी, और दूसरे मैच पर जब पहले बैटिंग हुआ फिर से सैवेज आपको दिख रही है, नेटकॉक्स दिख रही है। नेटकॉक्स वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स माने जाते हैं, बैटिंग से ही आपको कंट्रीब्यूट करके देती हैं, लेकिन काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में हमेशा ही लीडर बोर्ड प्लेस करती हैं ये। बॉलिंग से वापस से आपको दिख रही है कि दिख रहा है कि डोमिनेट कर रही है कैंटरबरी की टीम। बैटिंग हालांकि उतना अच्छा नहीं हुआ था उनका, सिमंस थे, बाकी हैवल, बैंक्स, ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट वगैरह निकाला हुआ था। अभी आ जाते हैं प्लेइंग 11 के सेक्शन पे, जो इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे चीज़ें जो अपडेटेड हैं वो क्या क्या है आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, कैंटरबरी की तरफ से बात करते हैं तो देखिए, ऑटोमेटिकली अगर कोई अंधा या कोई बहरा भी यहाँ पर टीम बनाने आ जाए, मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई ऑफेंड मत हो जाना, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि अगर कोई जीरो नॉलेज के साथ भी टीम बनाने आ जाए तो ऑटोमेटिकली उनकी टीम में ये 2 प्लेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, मैक्के और सैथरवेट। इसके अलावा कौन? नेट कॉक्स। देखिए, एक चीज़ समझने की कोशिश करना, ठीक है, वेलिंगटन की जो बॉलिंग थी पिछले सीजन में, एक्सेप्ट एमिलिया कर, कैस्पेरिक और मैडी ग्रीन भी बॉलिंग कराती हैं, हम उम्मीद रख रहे हैं कि वो भी पूरी बॉलिंग कराएंगी, तो इन तीनों के अलावा इनकी बॉलिंग कतई अच्छी नहीं थी। अगर ये तीनों अवेलेबल नहीं होती तो नेट कॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाती। अभी क्या है कि ये तीनों काफ़ी क्लास प्लेयर का इंक्लूशन हुआ है इनकी टीम में। ठीक है, तो नेट कॉक्स को आप तभी लेंगे जब आपके पास बाकी जो सेक्शन है बॉलर्स और ऑलराउंडर्स का, वहाँ से बॉलिंग ऑप्शंस जो हैं जेन्युइन वो कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि जो पॉइंट कोई एक बॉलर देके जाएंगे आपको, उससे ज़्यादा पॉइंट नेट कॉक्स बैटिंग से नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन बनी रहती है। अगर स्पेस मैनेज होता है तो हम देखेंगे टीम बनाने के टाइम पे, अगर होता है तो लेंगे, नहीं तो इग्नोर। कर्स्टिनेशन भी एक ऑप्शन है, लेकिन किसी भी तरीके से अपने फॉर्म के आजू बाजू में वो नहीं है। जैसे सैवेज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कुछ लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि ये कोई कम मार्जिन की प्लेयर है, लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन में जैम की वजह से लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे टीम में ज़रूर से होंगी। तो ये इनका प्रमोशन भी हो सकता है, बैटिंग में पूरी ओवर की बॉलिंग भी कराएंगी ये। और जैसा मैंने बताया कि 3 प्लेयर्स, बस ये 3 प्लेयर्स अगर कहीं से विकेट्स निकल जाए ना, तो वेलिंगटन का जो धज्जियाँ है वो उड़ सकता है। ठीक है, जो कि पिछले सीजन में हर मैच में हुआ भी था। तो देखना पड़ेगा कि क्या करती है कैंटरबरी की टीम, और बॉलिंग इनका स्ट्रॉन्ग ही रहता है। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि बैटिंग से अगर आप कोई करना भी चाहो करो, लेकिन बॉलिंग पे मिनिमम 3 ऑप्शन तो रखना ही है। उनमें से जसिंटा सैवेज आपको मेरी टीम में जरूर से दिख जाएंगे, और उसके बाद सारा एस्पेसन और जेस सिमंस दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे। लॉरा ह्यूजेस की कीपर कीपिंग करेंगी, और इसके अलावा आपको यहाँ पर केट सिम्स का भी ऑप्शन दिखता है, ये भी ओपनिंग बॉलिंग पे आती हैं। और जो एक मैच इन्होंने भी खेला था मेरे ख्याल से हेड टू हेड वाला या कुछ, तो वहाँ पे उनके भी 3 विकेट्स थे, लेकिन एस्मसन और सिमंस ज़्यादा मतलब कंसिस्टेंट रही हैं इन तीसरे जो बॉलर हैं सिम्स के जगह पे। तो हमारे टीम में जो प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे, मैक्के, सैथरवेट, जेसिंटा सैवेज, सारा एस्मसन और जेस सिमंस, ये 5 प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो नेट कॉक्स हम कंसीडर कर सकते हैं। एमा केंज भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत, एमा केंज, मिसी बैंक्स, ये थोड़ी बहुत बॉलिंग करा लेती हैं कि, लेकिन इग्नोरेबल हैं। ठीक है,
वेलिंगटन वुमेन की तरफ से बात करें तो ऑटोमेटिकली जो प्लेयर्स आपकी टीम में आ जाएंगी वो है एमिलिया कर्ट, मैडी ग्रीन, ली कैस्पेरे। ठीक है, ये तीन सबके टीम में होंगी और इन तीनों में से काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना भी सकते हैं। एमिलिया कर्ट तो परसेंटेज कैप्टन है ही वैसे भी, और ली कैस्पेरे भी कैप्टनसी मटेरियल है, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी उन्होंने एक अच्छी बॉलिंग करा के रखी हुई है, तो ऑफकोर्स क्लास तो इनके पास है और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी ब्रिंग कर रही हैं। इसके अलावा जो आपकी टीम में होना चाहिए, मैकफैडियन कीपर सिस्टम में मुझे लगता है डिफॉल्ट पिक होने वाली है, ये टॉप ऑर्डर में आएंगे भी, बेटर परफॉर्मर भी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। केटलिन किंग और थैमसन न्यूटन के परफॉर्मेंसेस हमें देखे हैं। थैमसन न्यूटन की बॉलिंग को लेकर मैं आपको ज़्यादा कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि पिछले सीजन में तो चलिए पूरी ओवर की बॉलिंग ये कराची थी, लेकिन अभी तीन जो मेन बॉलर्स आ गए हैं, तीन के 30 ओवर लगभग आएंगे, 30 नहीं 25 ओवर तो आएंगे ही मिनिमम। तो थैमसन न्यूटन की बॉलिंग को लेकर डाउट है, ले सकते हैं आप फिर भी, लेकिन याद रखना कि बैटिंग से ही मेजर परफॉर्मर आपको ये होते हुए देंगे, ना ही बॉलिंग से। तो ये यही एक डाउट है, अगर ये बॉलिंग कराती हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है बॉलिंग ज़्यादा नहीं कराएंगी, तो उनके जगह पर हम इनको ले सकते हैं। ज़ारा जेटली, मानेका सिंह, ये प्रॉपर बॉलिंग कराएंगी और ये दोनों बैटिंग भी कर सकती हैं, स्पेशली मानेका सिंह, इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर हो सकता है। डाउटी अभी देखिए रिसेंटली डोमेस्टिक में मैंने खास कुछ इनको करते हुए देखा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं। पास्ट में अगर आप इनके रिकॉर्ड्स देखेंगे ना तो इनको हर जगह पे आपका इनको नाम दिख जाएगा। ठीक है, पॉसिबल हो तो लेना, सिर्फ मेरी बातों के ऊपर विश्वास करके अगर आप नहीं लेना चाहते मतलब काफ़ी लोग इनको इग्नोर भी करेंगे, लेकिन ये काफ़ी पोटेंशियल प्लेयर रखती हैं, मतलब काफ़ी अच्छे परफॉर्मर रही थी जब इनको टीम सही से इस्तेमाल करती थी। अभी भी मुझे पता नहीं है कि टीम आज के मैच में इनको खिलाएगी भी या नहीं, लेकिन अगर खेलती हैं तो मैं कोशिश करूँगा इनको अपने टीम में ज़रूर से लेने का। ठीक है, तो हमारे टीम में जो प्लेयर्स होने वाली हैं, मैकफैडियन होंगी, मैडी ग्रीन होंगी, एमिलिया कर्ट, ली कैस्पेरे, ज़ारा जेटली, मानेका सिंह, तो यहाँ से 6 प्लेयर्स हो गए। 7वां प्लेयर्स अगर आपको देखना है तो थैमसन न्यूटन या फिर डियाना डाउटी के रूप में आप ले सकते हैं, अगर आप 7 प्लेयर लेना चाहते हैं तो। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मैक्के और सतत इन दोनों के इर्द गिर्द लोग जाएंगे और यही दोनों बेस्ट ऑप्शंस हैं, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों ने ही पिछले सीजन में हर फॉर्मेट में ही बहुत ही डोमिनेट करके रखा हुआ था, इवन T20 सर्किट में भी। उसके बाद जैसिंटा सैवेज, इसके अलावा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखती हैं। कॉक्स वगैरह आप टीम में रहते हैं, लेकिन कैप्टनसी का कोई मतलब बनता नहीं है। सारा एस्पेसन, जेस सिमंस मेन हमारे बॉलर्स होंगे। विलिंगटन के होकर एमिलिया कर्ट परसेंटेज कैप्टन है। इसके अलावा मैडी ग्रीन बॉलिंग कराती हैं, इनके सबको नहीं पता, और उम्मीद रख सकते हैं आप कि ये लगभग पूरा ओवर अपना कराएंगी भी। उसके बाद ली कैस्पेरे और थैमसन न्यूटन बैटिंग से मेजर परफॉर्मर होंगी। बॉलिंग शायद ही इनको पूरा मिले, मुझे लगता है बॉलिंग मिलेगी लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा, और इनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंसेज हैं आपको इनके बैटिंग से ही देखने को मिलती है। उसके बाद मैकफैडियन मेरे ख्याल से डिफॉल्ट पिक होनी चाहिए कीपर सेक्शन में, और ज़ारा जेटली और मानेका सिंह में से कोई एक। डियाना डाउटी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको स्पेस मिल रहा है तो, नहीं तो इग्नोर भी करेंगे तो भी मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होना चाहिए। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है 9 प्लेयर्स का, जो मेरे टीम में आपको ज़रूर से दिख जाएगी। ठीक है, ये 4 बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं। लोग क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है 3 तो होंगे ही लोगों की टीम में। काफ़ी लोग डिवाइन को ले रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, जो भी हो, तो ये 3 तो होंगे ही सबकी टीम में। ठीक है, चौथा ऑलराउंडर्स कुछ लोग हो सकता है न्यूटन को लें, कुछ लोग जैसिंटा सैवेज में से ले सकते हैं। मानेका सिंह ऑलराउंडर सेशन में है, मुझे इनको लेना था लेकिन मेरे को पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर आप किसी ऐसे ऐप में खेल रहे हैं जहाँ पर आपका कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं हो तो आप वहाँ पे 5-6 ऑलराउंडर को भी ले सकते हैं, इंक्लूडिंग मानेका सिंह। ठीक है, मैं इनिशियली जैसिंटा सैवेज को ले रहा हूँ, कैस्पेरेक तो है, बाकी 2 जो स्लॉट्स हैं हमारे लिए बॉलिंग का, वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। एस्मसन है, जेस सिमंस है, ज़ारा जेटली हैं, केट सिम्स का भी ऑप्शन बनता है लेकिन शायद आप ले नहीं पाएंगे, और डियाना डाउटी। ये 4 जेन्युइन ऑप्शंस हैं जिनमें से हम 2 को ले सकते हैं। अगर आप मेरी मानेंगे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ पर एमिलिया कर्ट, मैडी ग्रीन और कैस्पेरेक के रूप में हमने 3 बॉलर्स लेके रखे हैं, और यहाँ पर भी सैटरडे मैक्के सैवेज 3-3 बॉलर्स हैं, तो एक एक करके बॉलर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ज़ारा जेटली हो गई, आप उनको ले सकते हैं, और एस्मसन और गैविस नहीं, एस्मसन और सिमंस में से एक को ले सकते हैं, तो ये बैलेंस आपका हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको यही कहना चाहूँगा कि डेप्थ जो है टीम में वो कैंटरबरी के पास ज़्यादा है। अगर कहीं से ये वेलिंगटन के जो 3 बड़े प्लेयर्स हैं इनका पत्ता साफ हो गया ना, तो मुझे लगता है कि जो वेलिंगटन का जो वीकनेस है वो एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा अगर आप कैंटरबरी के प्लेयर ज़्यादा रखेंगे तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए आप भले ही वेलिंगटन के प्लेयर्स के साथ जाइए क्योंकि वो इंडिविजुअल क्वालिटी ज़्यादा ब्रिंग करते हैं, लेकिन एज ए टीम मैं कहूँगा कैंटरबरी की टीम थोड़ा बेटर हो सकती है, क्योंकि इनके पास वो विनिंग मेंटालिटी आ गई है पिछले सीजन में धमाकेदार परफॉर्मेंस करने के बाद। ठीक है,
तो 2 बॉलर्स आप कैंटरबरी का भी ले सकते हैं, आप ज़ारा जेटली के साथ जा सकते हैं, टियाना डाउटी, ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से 2 आपको लेने हैं। और बैटिंग सेक्शन में मुझे लगता है मैडी ग्रीन तो डिफॉल्ट पिक है, कैप्टन भी कुछ लोग बना सकते हैं जो थोड़ा बहुत नॉलेज ब्रिंग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्मॉल लीग में इनिशियली लोग रिस्क लेंगे, बहुत ही ज़्यादा रिस्क कोई लेना चाहे तो कर सकते हैं, बॉलिंग ये कराएंगे इसमें कोई डाउट नहीं है। नेट कॉक्स को मैंने रखा है और केटलिन किंग, लोग जा रहे हैं कस्टिलेशन से के साथ, लेकिन नेट कॉक्स मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। रेबेका बर्न्स का भी ऑप्शन होगा, अगर आप सेफ जाना चाहते हैं, क्रेडिट का कोई इश्यू नहीं आएगा, आप जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर एमा केंच जो है थोड़ी बहुत बॉलिंग करा सकती हैं। चैंडलर का एक ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है। तो बस तो यही कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में ये 2 सिलेक्शन आपको करने हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आप भी अनडाउटेडली एमेलिया के साथ जा सकती हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है। वाइस कैप्टनसी के लिए कैस्पेरक बहुत अच्छी ऑप्शन है, ठीक है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ लोग आएंगे भी, इसके लिए तैयार रहना। इसके अलावा अगर हम कैंटरबरी की तरफ से देखें तो मैक्के का ऑप्शन है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन जो है कि मैक्के का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दिख जाता है क्राइस्टचर्च के मैदान पे, जो मैंने कई बार बताया है। ऐसा नहीं कि क्राइस्टचर्च मैदान में खेलते ही वो परफॉर्म करती है, लेकिन बेस्ट जो उनका आता है ना वो क्राइस्टचर्च के मैदान पे आया है, ये मैंने ऑब्जर्व करा है। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स में से आपको ये पता भी होगा, मैंने कई बार बताया हुआ है। तो मैक्के से बेटर ऑप्शन मुझे लग रही है वो है सैदरवेट, ठीक है। पिछले सीजन में डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस इनका था, सेकेंड लास्ट सीजन में प्रेगनेंसी के चलते वो खेल नहीं पाई थी, लेकिन उसके बाद पिछले सीजन में कमाल का कमबैक इन्होंने करा था और मैक्के से बेटर परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखाया था, ठीक है। तो कैंटरबरी की तरफ से अगर आपको कुछ देखना है तो सैदरवेट जा सकते हैं, बाकी कैस्पेरिक एमेलिया का प्रॉपर ऑप्शन हो जाएंगी, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट करके दे सकती है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की लास्ट जो अपडेट्स वगैरह आने वाली है वो आपको वही मिलने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड फन नाउ।